सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्लास, जो कि होने वाला है क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हमें पढ़ना है ऑथोरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार। अब ये अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसे मिलता कहाँ से है? उससे मिलता है कि पीपल उसे जो है, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उससे वो कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना कंसेंसस बन पाता है उस बात पर। और वो चीज़ डिपेंड करता है किस पे? इफेक्टिवनेस पे, कि कितना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है। क्या वो एक मात्र बुक बन के रह गया है, या फिर एक चलता फिरता डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? इस बारे में हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो इफेक्टिवनेस मतलब कि कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर? 3। पहली बात कि मोड ऑफ प्रमलगेशन। मोड ऑफ प्रमलगेशन आप सुन के बोल रहे हैं ये क्या? इसका मतलब हुआ, मोड ऑफ प्रमलगेशन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसे बनाया किसने। इन सब बातों को हम पढ़ेंगे किसमें? मोड ऑफ प्रमलगेशन में। दूसरा फैक्टर है कि जो कि प्रभावित करता है कि कैसे, प्रभावित किस चीज़ को करता है कि कितना हमारा इफेक्टिव है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कुछ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जिससे सब कोई उस प्रोविज़न में अबाइड हो पाए, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजॉरिटी के लिए ही सब चीज़ हो, माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं। तो फिर एट द एंड पता ही है क्या होगा? ये होगा सिविल वॉर, जो कि कहाँ हुआ था आपको याद है? क्लास 10th में हम लोग ने पढ़ा था, पावर शेयरिंग में। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब जो सारे इंस्टीट्यूशन है उसको बैलेंस बनाए रखना। अब तराजू वाला बैलेंस भी आप कह सकते हैं, समझ गए? कि आपको बैलेंस बनाए रखना है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये इनमें बैलेंस बना रहे। क्योंकि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंस्टीट्यूशन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है और कैसे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, उसके लिए प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिए हुए हैं। आइए अगले स्लाइड में इन सब बातों को एक एक कर समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है। 3 फैक्टर से, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो पहला फैक्टर समझते हैं, मोड ऑफ प्रमलगेशन। मोड ऑफ प्रमलगेशन 2 क्वेश्चन पे बात करता है। एक है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ, आया कैसे, लिखा है जैसे बुक में, द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, आया कैसे, इवॉल्व कैसे हुआ। और दूसरा कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों ने बनाया। जैसे कि इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? तो उसी तरीके से बाकी सब में भी यही बात है। तो इन 2 क्वेश्चन पे हम फोकस रखते हुए हम कंपैरिजन करेंगे बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब यहाँ बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से आप ये मतलब समझ लीजिएगा कि इंडिया को छोड़ के सारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ब्रॉड, मेरा कहने का मतलब है कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो थोड़े फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन, उन बारे में बात हो रहा है, अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो हम 3 बातों पर ध्यान देंगे कि किसने बनाया, हु क्राफ्टेड। कई कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा, अधिकतर बोलिए आप देखिएगा कि कई बार मिलिट्री लीडर्स बना देते हैं, कि मिलिट्री के लोग होते हैं वो बना देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कभी कभार कुछ ऐसे नेता ही बना देते हैं किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कि वो वहाँ फेमस ही ना हो, वहाँ वो बस जोर ज़बरदस्ती करके बना दिए, बट मानता उसे कोई नहीं है। तो यहाँ पर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें हैं, बट बिकॉज इट इज़ आवर इंडिया,
तो यहाँ का सिचुएशन भी थोड़े अलग होंगे। कैसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिवनेस ही यहाँ से आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बनाया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर्स थे, जो नेता थे, वो पहले ही से बहुत फेमस थे। फेमस इन सेंस कि पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, मतलब कि लोग उन्हें जानते थे, समझते थे और बहुत उनमें पॉपुलर भी थे, और उनमें नेगोशिएशंस का भी काफ़ी हद तक पावर था, मतलब उनमें काफ़ी हद तक चीज़ें इनकलकेट थी। तो इसलिए बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना इफेक्टिवनेस कहाँ से ड्रॉ करता है? उसके जो मेकर्स से, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर है हाउ इवॉल्व। तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कुछ खास दिया हुआ नहीं है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो बहुत अच्छी चीज़ दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है वो आया है हमारे नेशनल रेवोल्यूशन से, मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुए, नॉन कॉपरेशन हुआ, डिसोबीडियंस हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। इसमें कई सारे राइट्स के बारे में बात किए गए, और भी कई सारे मूवमेंट जो हम जानते भी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे में, ठीक है। और फिर है कि रिफरेंडम पे बात होगा, हाँ, अब रिफरेंडम पे बात करते हैं। रिफरेंडम में है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो रेफरेंडम है वो किया जाता है। अच्छा, आप बोलेंगे रेफरेंडम, इसका क्या मतलब है? रेफरेंडम का मतलब होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये पसंद है कि नहीं पसंद है। ऐसे ही जब सबसे पूछा जाए, एक पार्टिकुलर रीज़न में ये पूछा जाए, तो वो पूरे जो कहलाता है कि डिज़ायरेबिलिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हम लोग रेफरेंडम कहते हैं। बाकी में कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम किया गया, क्यों किया गया रेफरेंडम? कि जानने के लिए कि हमारा कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक्सेप्टेबल है कि नहीं, क्योंकि एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए ही बना है और लोगों पर ही शासन चलेगा उससे, तो इसलिए। पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें फिर से अलग है। कैसे अलग है आप बोलिएगा? हमारा कभी भी रेफरेंडम में नहीं रखा गया फुल फ्लेज्ड। अब छोटा मोटा तो चलता है, बट पूरी तरह से बड़े स्तर पर रेफरेंडम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लीडर्स थे ना, उनका कंसेंसस साथ में था, मतलब कि वो सब कॉन्स्टिट्यूशन पे सहमत थे। और इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन पे वो लोग सहमत थे। और पीपल क्यों नहीं विरोध किए, लोग क्यों नहीं विरोध किए? क्योंकि लोगों का विश्वास था किन पे? जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। समझ गए? आशा करता हूँ कि आपको मोड ऑफ प्रोमल्गेशन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा और तीसरे फैक्टर को आइए समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं दूसरा फैक्टर, जो कि है सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलेंगे सब्सटेंटिव मतलब हाई वैल्यूज प्रोविज़न। देखिए, ऐसे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए जिसे सब कोई मान पाए, जिस पे कंसेंसस बन पाए, जिस पे लोगों की सहमति हो पाए। तो ऐसे प्रोविज़न्स के भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत है। तो आप बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों, हमें क्यों चाहिए सब्सटेंटिव प्रोविज़न होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में? इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं हुए तो मेजॉरिटी क्या करेगी? सप्रेस करेगी माइनॉरिटी को। इसलिए करेगी क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन का नेचर ग्रीड है, तो ग्रीडी नेचर उसे ज़रूर दूसरे के रिसोर्सेज को छीनने के लिए प्रेरित ज़रूर करेगा, और वो करेगा भी, स्वाभाविक सी बात है, वो ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए हमें सब्सटेंटिव प्रोविज़न चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविज़न चाहिए जिसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, या फिर उस मेजॉरिटी माइनॉरिटी से नहीं, डायरेक्ट बोलेगी वहाँ के जो लोग हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये लोग मानने चाहिए, ये लोग आपको वो जो प्रोविज़न्स हैं उस पर सहमति होनी। तो ऐसे कुछ प्रोविज़न्स होने चाहिए। और अगर नहीं होगा तो आपको क्लास 10 का तो याद ही है, पावर शेयरिंग, जिसमें श्रीलंका वाले में क्या हुआ था? सिविल वॉर। याद आया? ठीक है। और किसी और कैसे दे सकते हैं? जैसे कि आप उसको फ्रीडम दीजिए, उसको इक्वालिटी दीजिए, जो पीछे रह गए हैं और जो मान लीजिए आगे हैं,
पीछे वाले को आगे लाइए, वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़े, मेन स्ट्रीम में जुड़े, इसलिए जुड़े कि अगर नहीं हुआ ऐसा तो आपको जैसा कि बताया कि कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सब जो पीछे हैं उन्हें आगे करें और जो आगे हैं उन्हें भी इनके साथ चलने के लिए कंपेल नहीं बोल सकते बट प्रेरित करें और इंस्ट्रक्शंस दे। ठीक है, तो जितना कोई कॉन्स्टिट्यूशन जिस कंट्री का फ्रीडम देगा, इक्वालिटी देगा, और फ्रीडम नहीं कि आप पत्थर मारने लगे दूसरे को, ये फ्रीडम से यहाँ मतलब नहीं है। मतलब फ्रीडम देगा कि आप माइनॉरिटी हो कि आप मेजॉरिटी से आते हो, आप लोअर कास्ट हो कि अपर कास्ट हो, सबको आज़ादी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, आप अपने आप को जो प्रोफेशन चाहते हो उसमें जा पाओ। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, तो उतना ही उसका क्या बढ़ेगा, सक्सेस का चांस, सक्सेस। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं तीसरा प्रोविज़न नहीं, तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए आइए समझते हैं तीसरा फैक्टर जो कि है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। किसी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसे बैलेंस किया जाए, मतलब दैट्स लाइक दिस इक्वल तराजू पे, जैसे तराजू में हम करते हैं ना बैलेंस ऐसे करके, वैसे ही हमें बैलेंस करना होता है। इसलिए बैलेंस करना होता है। अब आप बोलेंगे क्यों बैलेंस करना होता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेजिस्लेचर कहेगा हम बड़ा, फिर जुडिशरी कहेगा नहीं हम बड़ा, और फिर उधर से चलते आएगा एग्जीक्यूटिव, अरे हमारा तो नाम भूल ही गए, हम सबसे बड़े, क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज पे हमारा एक्यूमुलेशन है, हम सारे रिसोर्सेज को कब्जा मेरे पास है तो हम बड़ा, तो ये सब होने लगेगा। तो अगर ये हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा निशानी कह सकते हैं या फिर उसका इफेक्टिवनेस कह सकते हैं कि वो बैलेंस्ड करे इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कि एक तरीका हो गया कि आप पावर को डिवाइड कर दिए, ये लो लेजिस्लेचर, ये लो, जैसे मान लीजिए मंच है उसको हम 3 भाग में तोड़े, ये लो लेजिस्लेचर तुम ये लो, तुम्हारे पास ये पावर है, एग्जीक्यूटिव तुम लो तुम्हारे पास ये पावर है, और ये लो तुम्हारे पास जुडिशरी ये पावर। हम 3 को मंच दे दिए उसको, आपको 3 पार्ट एक मंच का दे दिए। तो ये क्या हुआ, हम पावर को क्या किए, फ्रैगमेंट किए, डिवाइड किए, और इससे क्या होगा, चेक एंड बैलेंस रहेगा एक दूसरे पे, कि अगर कोई दूसरा आगे बढ़ना आगे ये सबवर्ट करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, ओवर रूल करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो दूसरा आके कर दे कि ना 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 नहीं जाने देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब पार्लियामेंट सोचिए कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जुडिशरी का जजमेंट आया जो कि हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि सारे पार्ट नहीं कर सकती है अमेंड पार्लियामेंट जो है। तो ये क्या हुआ, चेक एंड बैलेंस हुआ ना। अब मान लीजिए अभी जस्टिस वर्मा वाला केस चल रहा है, तो अगर जैसे वो अच्छा काम नहीं किए, उन पे करप्शन है, तो महाभियोग लाया जा रहा है ना, किन पे, जस्टिस वर्मा पे। कौन ला रहा है, पार्लियामेंट। तो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस हुआ, समझ गए, एकदम लाइक तराजू। ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को राइट बैलेंस बनाना होता है कि इसमें प्रिजर्व करने में कोर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने में, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें उसके ऑपरेशंस में, कि जो प्रोविज़न है उसको जब हमें अमेंड करना हो, बदलना हो या फिर हटाना हो, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कैसा, रबड़ जैसा। ठीक है। क्यों, क्योंकि नए नीड्स जो है, नए सर्कमस्टांसेस उसमें अडेप्ट करने के लिए। इससे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको किस में, कि हम लोग समय के साथ साथ जो 50 साल पहले चाहिए था और जो अब चाहिए उसमें अंतर है, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। उस समय कश्मीर को 370 का ज़रूरत था, पर अभी उसका ज़रूरत नहीं है, तो उसे हटा दिया गया। तो ये हुआ कि हमारे चेंजिंग नीड्स के साथ वो भी चेंज हो, जो हमारे प्रोविज़न, पर उसके कोर वैल्यूज़ में एकदम स्ट्रांग हो। जैसे जुडिशरी का है कि आपका प्रिएम्बल किसी हालत में चेंज नहीं आप कर सकते हैं,
इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, तो आप उसको चेंज क्या करिएगा? हाँ, उसको इंटरप्रेट करके आप एक्सपैंड कर सकते हैं, बट हटा नहीं सकते हैं, और चेंज नहीं बोल सकते, हटा नहीं सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारा आईसी मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए एक ह्यूमन क्या होता है कि वो अगर एक संस्कारी आदमी है तो वो अपने कोर वैल्यूज़ को बचा के रखता है, अपने कोर वैल्यूज़ को बदलने नहीं देता है, बट वो जो उसके माहौल है आसपास के, उस हिसाब से वो क्या करता है, चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ओरिजिन को भूल गया। जैसे कि आप अंकल खुसरो के बारे में इस बार क्लास 11th में पढ़े होंगे, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। उसमें क्या था कि अपने कोर वैल्यूज़ को बचा के रखा, यही चीज़ है यहाँ पर। और एक कार्टून दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें बोला कि इराकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसल ऑफ कार्ड्स है, कि मतलब कि अगर एक कार्ड आप हटाइएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन धड़ाम। तो ये क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई होता है? तो इसको बोलेंगे जी नहीं, इतना बड़ा वाला क्रॉस लगाएंगे, नहीं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने पढ़ा है मोड ऑफ प्रमलगेशन में कि लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोगों के बीच में पॉपुलर थे, लोगों को उन पर विश्वास था कि वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उन्होंने बनाया भी। तो इसलिए हम ये जो कैसल ऑफ कार्ड्स है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को, हम नहीं कह सकते। वो एक मजबूत स्तंभ है, लाइक अ पिलर। जैसे कि पिलर जो है, भली मकान ढह जाए पर अपने पिलर जो है वो रहता है, और मकान को ढहने से भी बचाता है कौन? पिलर। क्योंकि जितना नींव मजबूत होगा उतना आप भी मजबूत होंगे। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है द ऑथोरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय।